बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिव सर्जरीज इन ENT। तो जिस तरह इसका सीक्वेंस हम इस तरह रखेंगे जैसे डिंगरा में इसका दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरिंगोटमी आती है। जो जो क्वेश्चन आया होगा वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवाता जाऊंगा। मेरिंगोटमी, इसको टिम्पैनोस्टोमी भी कहते हैं। ओटमी का वर्ड जहाँ पे आता है उसका मतलब होता है मेकिंग होल। मेरिंगोटमी टिम्पैनो मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। इट इज़ इंसिजन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद द पर्पस टू ड्रेन सुपरेटिव और नॉन सुपरेटिव इफ्यूजन ऑफ द मिडिल ईयर और टू प्रोवाइड एरेशन इन केस ऑफ मेल फंक्शनिंग यूस्टेशियन ट्यूब। इसको हम जो वेंटिलेशन ट्यूब डालते हैं उसका नाम ग्रोमेट है। और इंडिकेशन इसकी क्या है, इसका है क्योंकि डेफिनेशन में भी है सपोरेटिव, नॉन सपोरेटिव या एरेशन ऑफ जो यूस्टेशियन ट्यूब है। तो इसमें पहली इंडिकेशन है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, सेकंड है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, थर्ड है एरो ओटाइटिस मीडिया और फोर्थ है एटीलेक्टेटिक ईयर। ये हमारे पास 4 इसकी इंडिकेशंस हैं। एनेस्थीसिया बच्चों में और इन्फेंट्स में हम जनरल एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं और एडल्ट्स में ओनली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ एक्यूटली इन्फ्लेम्ड हो तब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। स्टेप्स इसके क्या हैं, ईयर कैनाल इज़ वैक्स उसके की जाती है, डेब्रिस रिमूव किया जाता है, शार्प मेरिंगोटोम यूज़ किया जाता है जिसके साथ सक्शन लगा होता है। एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में हम सर्कमफेरेंशियल इंसिजन देते हैं और ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन है उसमें हम रेडियल इंसिजन देते हैं। ये इंसिजन हम देते हैं एक्यूट सुपरेटिव में हम देते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का है, मिडवे बिटवीन हैंडल ऑफ मेलियस एंड टिम्पैनिक एन्युलस, अवॉइडिंग इंजरी टू इंक्यूटोस्टेपेडियल जॉइंट को हम इंजर नहीं होने देते। ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन उसमें रेडियल क्योंकि इंसिजन देते हैं, ये भी हम पोस्टीरियर इन्फीरियर या एंटीरियर इन्फीरियर कोऑर्डिनेट में देते हैं। ये पिक्चर भी बनी हुई है अगर आप देखें टॉप कॉर्नर राइट कॉर्नर पे ना, तो सर्कमफेरेंशियल और रेडियल इंसिजन उसने दिखाई कि किस तरह कहाँ देते हैं। ये प्लेस इन द एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट फॉर लॉन्गर रिटेंशन, ज़्यादा देर के रखने के लिए फिर हम जो मेरिंगोटोम है उसको हम एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में रख देते हैं या फिक्स कर देते हैं। पिटफॉल्स मेरिंगोटमी के क्या हैं, मतलब ड्रॉबैक्स, मतलब कहाँ पे ये सही नहीं हो सकते। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थिक हो, एक हो गया। दूसरा, अगर इंसिजन इन द पोस्टीरियर मिएटल वॉल, कि जब हम इंसिजन जो है वो पोस्टीरियर मिएटल वॉल में कर बैठते हैं समझ नहीं आती। और बी अवेयर ऑफ वास्कुलर एनोमलीज ऑफ द मिडल ईयर, कि अगर कोई वास्कुलर एनोमली है फिर हमें एहतियात रखनी पड़ती है इस मेथड से। पोस्ट ऑपरेटिव केयर कौन सी है, कि ज़ाहिर बात है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हमने एक होल क्रिएट करना है तो इसके लिए हम डेली मॉपिंग ऑफ एयर डिस्चार्ज सपोरेटिव में करना पड़ेगा। और सीरियस ओटाइटिस मीडिया में हमें वेड ऑफ कूल कॉटन रख देते हैं 24 to 48 आवर्स के लिए। बाकी इसमें एंट्री ऑफ वाटर इज़ प्रिवेंटेड सो लॉन्ग एज ग्रोमेट इज़ इन पोजीशन, मतलब वाटर की एंट्री नहीं होती और मॉपिंग, ये 2 इसमें पोस्ट ऑप केयर्स हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसमें, एक तो वो जो हमने कहा था कि इंजर नहीं होने देना इंक्यूटोस्टेपेडियल जॉइंट या स्टेपीज, तो इसकी इंजरी आ सकती है। और जुगुलर बल्ब को इंजर हो सकता है जिसकी वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है और मिडल ईयर इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ग्रोमेट क्या है, इट इज़ अ वेंटिलेशन ट्यूब प्लेस्ड इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर ड्रेनेज और वेंटिलेशन ऑफ मिडल ईयर। इसको हम प्रेशर इक्वलाइजिंग भी कहते हैं, टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब भी कहते हैं। तो ये बना किसका होता है, मतलब इसका ये 3 नाम है, ग्रोमेट, वेंटिलेशन ट्यूब, प्रेशर इक्वलाइजिंग या टिम्पैनोस्टोमी, 4 नाम है। और ये बने किसके होते हैं, ये टेफ्लॉन और मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन की बनी होती है जो बायो कंपैटिबल होते हैं। बाकी ये गोल्ड और टाइटेनियम की भी बनी होती है बाज़ का। कॉम्प्लिकेशंस इसके ट्यूब की कौन सी हो सकती हैं, ब्लॉकेज ड्यू टू ब्लड और स्क्रीशंस की वजह से ब्लॉक हो सकती है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सट्रूजन यानी कि बल्जिंग हो सकती है मेम्ब्रेन की, परसिस्टेंट परफोरेशन हो सकती है, ग्रैनुलोमा बन सकता है क्योंकि ये फॉरेन बॉडी के तौर पे एक्ट करती है,
टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो सकती है। फॉर लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन और व्हेन ग्रोमेट्स आर रिपीटेडली एक्सक्लूडेड अ टी ट्यूब कैन बी यूज्ड। तो ये लाइन याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सर्जरी है वो है कॉर्टिकल मैस्टॉइडेक्टमी। ये क्या है? कॉर्टिकल मैस्टॉइडेक्टमी, इसको हम सिंपल या कंप्लीट मैस्टॉइडेक्टमी या श्वार्ट्ज ऑपरेशन भी कहते हैं। तो इसके भी 4 नाम है। कॉर्टिकल मैस्टॉइडेक्टमी, सिंपल या कंप्लीट या श्वार्ट्ज ऑपरेशन। इट इज़ अ कंप्लीट एक्सेंट्रेशन ऑफ ऑल accessible mastoid air cells and converting them into a single cavity। जो भी हमारे पास mastoid air cells हैं, उन जो भी जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उन सारों को निकाल लेना, रिमूव कर देना है। और जो उसको एक जो हमारे पास mastoid एंट्रम है उसको एक सिंगल कैविटी में कन्वर्ट करना है। इसको कॉर्टिकल मैस्टॉइडेक्टमी कहते हैं। पोस्टीरियर मीएटल वॉल इज़ लेफ्ट इंटैक्ट, मिडल में ईयर स्ट्रक्चर्स आर नॉट डिस्टर्ब। ये 2 चीज़ें हमने स्पेयर रखनी होती हैं। इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशन पहली है एक्यूट क्वेलिसेंट मैस्टॉइडाइटिस, ओटाइटिस मीडिया अगर रिजॉल्व ना हो रहा हो, मास्क्ड मैस्टॉइडाइटिस एज एन इनिशियल स्टेप टू परफॉर्म एंडोलिम्फेटिक सर्जरी, डीकम्प्रेशन फेशियल नर्व या अकॉस्टिक न्यूरोमा के लिए हम करते हैं। एनेस्थीसिया इसमें जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। पोजीशन सुपाइन पोजीशन होती है और जो ये ऑपरेट करना हो उसको अपर मोस्ट पोजीशन देते हैं। स्टेप्स इसके क्या हैं? जनरल से ही हैं। सबसे पहले इंसिजन देनी है। एक चीज़ याद रखना इंसिजन में कि टेम्पोरलिस मसल इज़ नॉट कट इन द इंसिजन, टेम्पोरलिस मसल को नहीं कट करना। इंसिजन के बाद हम एक्सपोजर ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ मैस्टॉइड और मैक्यूवन ट्रायंगल, रिमूवल ऑफ मैस्टॉइड कॉर्टेक्स एंड एक्सपोजर ऑफ एंट्रम एक्सपोज कर देते हैं। रिमूवल ऑफ मैस्टॉइड एयर सेल्स को रिमूव कर देते हैं। रिमूवल ऑफ मैस्टॉइड टिप एंड फिनिशिंग द कैविटी, फिर कैविटी पूरी को हम खाली कर लेते हैं। और क्लोजर ऑफ वुंड, हम जो वुंड बना है उसको हम क्लोज कर देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करें तो एंटीबायोटिक्स देते हैं फॉर एटलीस्ट 1 वीक। ड्रेन करते हैं, ड्रेन अगर रखा हो तो उसको हमने निकालना होता है और स्टिचेस रिमूव कर देने होते हैं 6ठे दिन में। कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या आ सकती हैं? इंजरी टू फेशियल नर्व, क्योंकि फेशियल जो इसके कांटेक्ट में जो चीज़ें आ रही होती हैं या करीब पड़ी होती हैं, फेशियल नर्व पड़ी होती है। डिसलोकेशन ऑफ इंकस हो सकता है। सेमी सर्कुलर कैनाल की इंजरी हो सकती है। सिग्मोइड साइनस इंजर हो सकता है। ड्यूरा ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा और वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। तो आगे हमारे पास है रेडिकल मैस्टॉइडेक्टमी। ये पहले हमारे पास कॉर्टिकल था, अब रेडिकल है। रेडिकल मैस्टॉइडेक्टमी क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर टू इरेडिकेट डिजीज़ फ्रॉम द मिडल ईयर एंड मैस्टॉइड विदाउट एनी अटेम्प्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट हियरिंग। कि ये इस तरह है कि हमने मिडल ईयर या मैस्टॉइड का कोई डिजीज़ है उसको रिमूव करने के लिए उस हद तक जाना है कि वो हीयरिंग हमारे पास, मतलब उसको इतना रिमूव कर देना है कि हीयरिंग वापस ना भी आए तो खैर है। मतलब वो हम नहीं देखते कि रिकन्स्ट्रक्ट हीयरिंग फिनोमेना नहीं है इसमें करते। इसमें पोस्टीरियर मीएटल वॉल रिमूव कर दी जाती है और इंटायर एरिया ऑफ मिडल ईयर, एटिक, एंट्रम और मैस्टॉइड, इसको सारे को एक कैविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इन चारों ये 5 चीज़ों को इसमें एक चीज़ छोड़ दी जाती है, स्ट्रेबीज़ का फुट प्लेट जो है उसको हम नहीं छेड़ते हैं। बाकी जो मिडल ईयर और मैस्टॉइड है उस सारे को हम क्लीन कर देते हैं। एम ऑफ द ऑपरेशन इज़ टू परमानेंटली एक्सटीरियराइज द डिजीज्ड एरिया फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग। और ये बहुत कम में यूज़ होती है आजकल। इंडिकेशन इसके क्या है? मतलब जो भी ये तभी करते हैं जब कोई सीवियर कंडीशन होगी। व्हेन ऑल इंडिकेशन में पहली है व्हेन कोलियोस्टोमा, जब रिमूव न किया जा सके। अगर प्रीवियस अटैम्प्ट हो कोलियोस्टोमा की फेल हो जाए। एज एन अप्रोच टू पेट्रस एपेक्स तक जाने के लिए। रिमूवल ऑफ ग्लोमस ट्यूमर, अगर ट्यूमर रिमूव करना है। कार्सिनोमा ऑफ मिडल ईयर। तो ये इसका मतलब जो भी एक तो ट्यूमर है, कार्सिनोमा है, अगर कोई कोलेस्टोमा है, मतलब जो भी ट्यूमर लाइक कंडीशन है उसके लिए हम ये करते हैं क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रोसीजर है। एनेस्थीसिया मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। पोजीशन
जैसे कॉर्टिकल मैस्टॉइडेक्टमी था वैसे ही है कि हमने सुपाइन लेटाना है, और जो क्योंकि ये ईयर का पिछले वाला पोर्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, तो हम मोस्टली जो उसको ना वो वाला हिस्सा उसको ऊपर रखते हैं। स्टेप्स क्या हैं? इंसिजन देते हैं, पोस्ट ऑरल हो सकती है, एंड ऑरल कान के आगे होती है, पोस्ट ऑरल पीछे। डिस्ट्रैक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड एक्सपोजर ऑफ मैस्टॉइड एरिया, ये स्टेप्स के बस नाम ही याद रखने, आगे डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, ये भी पूछते नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ इसमें से। रिट्रैक्शन ऑफ स्मॉल टिश्यू को हटा देना है। बोन और एक्सपोजर ऑफ एटिक एंड एंट्रम रिमूव कर देना है उनको। रिमूवल ऑफ ब्रिज एंड बटरस, लोअरिंग द फेशियल रिज, टॉयलेट द मिडल ईयर, इंस्पेक्शन ऑफ द कैविटी एंड इरिगेशन उसकी करनी है। मिएटोप्लास्टी कर देनी है और ऑब्लिट्रेशन ऑफ द कैविटी, और एंड पे हमने वूंड को क्लोज कर देना है। पोस्ट ऑप केयर में क्या आता है? ड्रेसिंग, फर्स्ट ड्रेसिंग जो है वो 3rd या 4th डे करनी होती है। सेकंड ड्रेसिंग जो है वो 6th या 7th डे जब स्टिचेस रिमूव हो जाएं तब करनी होती है। एंटीबायोटिक इसमें देने होते हैं। कैविटी केयर हमने रखनी है। कॉम्प्लिकेशंस इसका एक दफ़ा आया हुआ कि कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है, रेडिकल मैस्टॉइडेक्टमी की। तो क्योंकि हमारे पास पहले भी हमने पीछे पढ़ा था कि जो चीज़ें इसके मतलब सराउंडिंग में आती हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। फेशियल नर्व पैरालिसिस हो सकता है, पिन्ना का पेरिकॉन्ड्राइटिस हो सकता है, और ड्यूरा या सिग्मॉइड साइनस को इंजरी आ सकती है। लेब्रिंथाइटिस अगर स्टेपीज डिसलोकेट हो जाए, अगर सीवियर कंडक्टिव डेफनेस ऑफ 50 डेसिबल और मोर, तो ये लाइन याद रखने MCQ के तौर पे कि सीवियर कंडक्टिव डेफनेस ऑफ 50 डेसिबल या मोर कैविटी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, पेरिकॉन्ड्राइटिस ऑफ पिन्ना, इंजरी टू ड्यूरा और सिग्मॉइड साइनस, लेब्रिंथाइटिस, सीवियर कंडक्टिव डेफनेस ऑफ 50 डेसिबल और मोर, और 6 नंबर पे कैविटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आगे हमारा जो टेक्निक है वो है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टॉइडेक्टमी, क्योंकि रेडिकल मैस्टॉइडेक्टमी तो है लेकिन थोड़ी मॉडिफाई कर दी गई है। इसमें क्या होता है? इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ रेडिकल मैस्टॉइडेक्टमी वेयर एज मच ऑफ द हीरिंग मैकेनिज्म एज पॉसिबल इज प्रिजर्व्ड। तो इसमें अगर जो डिजीज़ एटिक और एंट्रम इन्वॉल्व कर रही है तो हम पोस्टीरियर मेटल वॉल और लैटरल एटिक वॉल को रिमूव कर देते हैं। इंडिकेशन इसकी क्या है? कोलेस्टियोटोमा कन्फाइंड टू एटिक एंड एंट्रम, मतलब कन्फाइंड है, पहले वो डेंजरस थी अगर रेडिकल में देखा जाए तो। इसमें लोकलाइज्ड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है, मतलब दोनों चीज़ें लोकलाइज्ड हैं, कोलेस्टियोटोमा भी और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया भी, ये 2 इसके इंडिकेशंस हैं। एनेस्थीसिया इसमें मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। पोजीशन वही सेम है, स्पाइन और जो पोर्शन है ईयर का वो हमने ऊपर रखना होता है। स्टेप्स इसके मिलते जुलते ही हैं जो पिछले से, और पोस्ट ऑप केयर सेम है जैसे रेडिकल मैस्टॉइडेक्टमी की है। आगे हमारे पास है मेरिंगोप्लास्टी, नेक्स्ट टेक्निक है। मेरिंगोप्लास्टी क्या है? अब पहले हमने पढ़ा था मेरिंगोस्टोमी या टिम्पैनोस्टोमी भी जैसे कहते हैं, अब ये प्लास्टी है। प्लास्टी क्या होता है कि कोई भी चीज़ ठीक करना या कोई भी क्लोज करना, क्लोजर। इट इज़ अ क्लोजर ऑफ परफोरेशन ऑफ पार्स टेंसा ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्या है? मेरिंगोप्लास्टी है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि हियरिंग लॉस को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि अगर होल बना हो तो हियरिंग लॉस उसको कंडक्टिव होता है, तो उसकी वजह से हियरिंग लॉस को रिस्टोर करने के लिए, और इन्फेक्शन को रोकने के लिए अगर कि वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से अंदर ना चला जाए, और एरो एलर्जेंस को रोकने के लिए मिडिल ईयर कैविटी में ना चले जाए। तो ये 3 हैं, एलर्जेंस को, इन्फेक्शन को और हियरिंग लॉस को मेंटेन रखने के लिए। टिम्पैनोप्लास्टी involves exposure of the middle ear to inspect the middle ear and also ensure ossicular integrity। अब ये वर्ड मैंने टिम्पैनोप्लास्टी कहा है, देखो 2 चीज़ों में आपने फ़र्क याद रखना है, मेरिंगोप्लास्टी एंड टिम्पैनोप्लास्टी। हालांकि लग रहा है कि ऐसे कि दोनों टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ही हैं ना, दोनों में शायद में क्लोज करना होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि जो मेरिंगोप्लास्टी है इसमें सिर्फ हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्लोज करते हैं, इससे ज़्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो टिम्पैनोप्लास्टी है
इसमें इसके आगे कुछ ना स्टेजेस हैं, कुछ इसके टाइप्स हैं, 1 2 3 4 है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके हम क्लोज तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ में मिडिल ईयर को हम इंस्पेक्ट भी करते हैं और ऑसिकुलर इंटेग्रिटी को इंश्योर भी करते हैं। मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक महदूद रहें, बल्कि हम मिडिल ईयर को भी चेक करते हैं और ऑसिकुलर इंटेग्रिटी को भी। वो आगे इसके टाइप्स भी हैं, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। मेरिंगोप्लास्टी कैन बी कंबाइंड विद ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन व्हेन इट इज़ कॉल्ड टिम्पैनोप्लास्टी। तो अब समझ आ गया आपको कि मेरिंगोप्लास्टी को अगर हम ऑसिकुलर इंटेग्रिटी रिकंस्ट्रक्शन के साथ मिला दें तो फिर ये टिम्पैनोप्लास्टी बनता है। कंट्रा इंडिकेशन इसकी क्या है, एक्टिव डिस्चार्ज हो रहा हो मिडिल ईयर से, फिर नहीं करते। नेजल एलर्जी, ओटाइटिस एक्सटर्ना, इन ग्रोथ ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम इनटू मिडिल ईयर व्हेन द अदर ईयर इज डेड और चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स। तो ये इसकी कंट्रा इंडिकेशन है। एनेस्थीसिया में लोकल या जनरल, मोस्टली लोकल प्रेफर किया जाता है। पोजीशन स्पाइन विद द फेस टर्न टू वन साइड, द ईयर टू बी ऑपरेटेड इज अप। वही जो उसका ऑपरेशन था, मतलब जो पोजीशन इसके मोस्टली जो ईयर के हैं वो इनकी तकरीबन सेम ही रहती है, जो भी ऑपरेशन इसके हैं। ग्राफ्ट मटेरियल हम कहाँ से लेते हैं, क्योंकि हमने वो ओपनिंग को क्लोज करना है, तो हम जो मोस्ट कॉमन जहाँ से हम ग्राफ्ट लें वो टेम्पोरलिस फेशिया, टेम्पोरल मसल का फेशिया जो है टेम्पोरलिस फेशिया, ये मोस्ट कॉमन ग्राफ्ट के तौर पे। बाकी जो एरियोलर फेशिया और पेरिकॉन्ड्रियम फ्रॉम द ट्रैगस, कार्टिलेज, वेन और पेरियोस्टम भी ले सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो टेम्पोरलिस फेशिया। तो ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। टेक्निक इसकी दो हैं, अंडरलाइंग टेक्निक और ओवरले टेक्निक। अब एक चीज़ याद रखिए कि एक अगर सुराख बना हुआ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो उसको या तो हम बाहर से क्लोज कर सकते हैं या मिडिल ईयर वाले हिस्से से। तो अगर हम अंदर साइड से करते हैं उसको कहते हैं अंडरले टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि हम एक तो पूरी उसको रिमूव करते हैं पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, मतलब उसको हम इंसाइज करते हैं और फिर उसको मतलब बाहर वाले किस तरफ कर देते हैं, एक्सटर्नल कैनाल में उसको नज़र आ रहा होता है, फिर अंदर से उसको हम स्टिच कर देते हैं या ग्राफ्ट लगा देते हैं, फिर हम उसको पूरे को स्टिच कर देते हैं बाहर से। तो ये इसमें अंडरले टेक्निक है। और जो ओवरले टेक्निक है इसके हम बाहर से ग्राफ्ट लगा देते हैं मोस्टली। बाकी इसके पोस्ट ऑपरेटिव केयर और कॉम्प्लिकेशंस वो सादा सी हैं। ओवरले टेक्निक की एक थोड़ा सा मसला होता है कि ये एपिथेलियल पर्ल्स इसमें बन जाते हैं। ये क्या है कि जो हम ग्राफ्ट बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर वाली साइड पे म्यूकोजा होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो इनर साइड है, जो हम मतलब ना अंडरले टेक्निक जो करते हैं, तो उसमें म्यूकोजा पे हम ग्राफ्ट लगाते हैं। लेकिन जो बाहर वाली एक्सटर्नल या ओवरले टेक्निक है उसमें हम एपिथेलियल पे ग्राफ्ट लगाते हैं। तो क्या होता है कि एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब करना ग्राफ्ट को स्टार्ट कर देते हैं और केराटिन पर्ल्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। दे एपिथेलियल पर्ल्स दे आर एपिडर्मल सिस्ट व्हेन स्क्वेमस एपिथेलियम इज बरीड अंडर द ग्राफ्ट। तो ये वही बात। और दूसरा इसमें ब्लंटिंग ऑफ एंटीरियर सल्कस हो जाता है और लेटरलाइजेशन ऑफ द ग्राफ्ट। ये इसके कॉम्प्लिकेशन है ओवरले की। और बाकी क्या तरीके हो सकते हैं, एक तो ये मेरिंगोप्लास्टी है ना, तो बाकी क्या टेक्निक्स हो सकते हैं बंद जो क्लोजर करने के लिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को। स्प्लिंटेज इनके सूचरिंग कर सकते हैं, कॉटरी पैचिंग कर सकते हैं और फैट ग्राफ्ट मेरिंगोप्लास्टी कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे हमारे पास है काल्डवेल लक ऑपरेशन या एंटीरियर एंट्रोस्टोमी। एंट्रोस्टोमी मतलब एंट्रम से होल बनाना एंटीरियर साइड से। ये मोस्टली कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिलरी एंट्रम का है। काल्डवेल लक ऑपरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ओपनिंग द मैक्सिलरी एंट्रम थ्रू कैनाइन फोसा बाय सब लेबियल अप्रोच एंड डीलिंग विद द पैथोलॉजी इनसाइड द एंट्रम। इसको एंटीरियर एंट्रोस्टोमी भी कहते हैं। इंडिकेशन इसकी क्या है, ये असल में ना सबसे जो लीथल प्रोसीजर है और सबसे ज़्यादा ऐसे समझ लें कि ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर है और ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में ही ये किया जाता है। वैसे हम इसको आजकल तो हमने एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ने इसको मतलब कवर कर दिया, तो ये हम कम ही करते हैं। लेकिन इसके इंडिकेशंस क्या हैं, क्रोनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, फॉरेन बॉडी
या रिमूव करने के लिए डेंटल सिस्ट, ओरोएंट्रल फिस्टुला, सस्पेक्टेड नियोप्लाज्म इन द एंट्रम, एंट्रोकोइनल पॉलिप, फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला, अप्रोच टू एथमॉइड्स, अप्रोच टू टीरोकोपैलेटाइन फोसा और वीडियन न्यूरेक्टमी। तो ये इसके इंडिकेशंस है। कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं कि ये बिलो 17 ईयर्स ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। एनेस्थीसिया मोस्टली जर्नल होता है, लेकिन लोकल में भी किया जा सकता है। पोजीशन इसकी क्या है? रिक्लाइनिंग विद हेड एंड ऑफ द टेबल रेज्ड, ये इसकी पोजीशन होती है। थोड़ा सा जो हेड एंड ऑफ द टेबल है उसको थोड़ा सा ना रेज कर देते हैं। टेक्निक्स इसमें क्या हम करते क्या हैं कि सबसे पहले तो हम इंसिजन देते हैं, हॉरिजॉन्टल इंसिजन होती है बिलो द गिंगवल सर्कस फ्रॉम लेटरल इंसाइजर टू सेकंड मोलर, ये याद रखने, फ्रॉम लेटरल इंसाइजर टू सेकंड मोलर, ये हम इंसाइज करते हैं। एलिवेशन ऑफ फ्लैप, ओपनिंग द एंट्रम, डीलिंग विद पैथोलॉजी, मेकिंग नेजो एंट्रल विंडो और पैकिंग द एंट्रम, और एंड पे हमने क्लोजर ऑफ द वूंड, मतलब वो हमने ओपन करना है, उसमें जो जो चीज़ें हमारे स्टेप्स आ जाएंगे सिंपल से, और एंड पे हमने क्लोज कर देना है, क्योंकि हम जो भी अंडरलाइंग पैथोलॉजी उसको हम कवर करने के लिए करते हैं। जब जो क्लोजर ऑफ वूंड है वो हम कैट गट सूचर्स 1 से 2 उसमें लगा देते हैं। पोस्ट ऑप केयर में इसमें क्या आइस पैक्स हम रखते हैं चीक पे, पैकिंग करते हैं, एंटीबायोटिक्स, अवॉइड ब्लोइंग ऑफ नोज और मैक्सिलरी साइनस इरिगेट करते रहते हैं। मैक्सिलरी साइनस इरिगेशन करते हैं हिजिंसन सिरिंज से, तो ये याद रख लें हिजिंसन सिरिंज। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि सर्जिकल प्रोसेस से पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग हो सकता है। एनेस्थीसिया ऑफ चीक अगर इंफ्राऑर्बिटल नर्व डैमेज हो जाए। उसके अलावा एनेस्थीसिया ऑफ टीथ, इंजरी टू नेजो लैक्रिमल डक्ट, सब लेबियल फिस्टुला, ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ मैक्सिला। तो अब क्योंकि एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ने इसको कवर कर लिया, तो ये हम किन कंडीशन में करते हैं? या तो मीडियल मैक्सिलेक्टमी करनी हो, मिड फेशियल फ्रैक्चर हो जाए, या ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर हो जाए, या फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए, या कार्सिनोमा। मीडियल मैक्सिलेक्टमी, मिड फेशियल फ्रैक्चर या ऑर्बिटल फ्रैक्चर, तीसरा हमारा फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए, और कार्सिनोमा। नेक्स्ट हमारे पास है SMR, सब म्यूकस रिसेक्शन ऑफ नेजल सेप्टम। ये SMR और सेप्टोप्लास्टी ये दोनों नेजल सेप्टम की सर्जरीज हैं। ये मैंने वैसे नोज़ वाले पोर्शन में भी करवाई थी दोनों, लेकिन फिर क्योंकि अलग सेक्शन है तो इसमें भी करवा देता हूँ। ये इसके इंडिकेशन क्या हैं SMR की? डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसकी वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन या रिकरेंट हेडेक हो रही हो। DNS अगर पैरानेजल साइनसेस की वेंटिलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो, अगर रिकरेंट एपिस्टेक्सिस हो रहा हो, सेप्टोराइनोप्लास्टी के तौर पे हाइपोफिजेक्टमी और वीडियन न्यूरेक्टमी, ये इसके इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि ये बिलो 17 ईयर्स हम यूज़ नहीं करते। ये लाइन आपने लाजमी याद रखनी है, MCQ या SCQ के डायग्नोसिस में आती है। बिलो 17 ईयर्स हम ये नहीं करते। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर एक्यूट हो, ब्लीडिंग प्री डिस्पोजिशन हो, या अनट्रीटेड डायबिटीज या हाइपरटेंशन, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन मिलती जुलती हैं इस SMR के और सेप्टोप्लास्टी के। लेकिन इसमें जो बिलो 17 ईयर्स है ये आपको याद रखना है। एनेस्थीसिया लोकल जर्नल दोनों दे सकते हैं। पोजीशन क्या? रिक्लाइनिंग पोजीशन विद हेड एंड ऑफ द टेबल रेज्ड। और स्टेप्स क्या है इसमें? इनफिल्ट्रेशन ऑफ नेजल सेप्टम, ज़ाइलोकेन और एड्रेनालिन हमने देने होते हैं, और इंसिजन हमने देनी है एक साइड पे। एलिवेशन ऑफ मिकोपेरिकोन्ड्रियल या मिकोपेरियोस्टल फ्लैप को एलिवेट करना है। इंसिजन ऑफ द कार्टिलेज के इंसिजन देनी। एलिवेशन ऑफ अपोजिट, दूसरी साइड पे हमने वही मिकोपेरिकोन्ड्रियम और पेरियोस्टम को हटाना है। रिमूवल ऑफ द कार्टिलेज एंड बोन, क्योंकि इसमें कार्टिलेज बोन दोनों को हम रिमूव करते हैं मोस्ट ऑफ द पोर्शन, एंड पे स्टिचिंग कर देते हैं और पैकिंग कर देते हैं। पोस्ट ऑफ केयर में सेमी सिटिंग पोजीशन में रखते हैं पेशेंट को, सॉफ्ट डाइट देते हैं। पेन अगर हो रही है तो एनाल्जेसिक देते हैं, एंटीबायोटिक, नेजल पैक, जेंटली रिमूव करना होता है, सिल्क स्टिच, और पेशेंट शुड अवॉइड ट्रॉमा। इसकी कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं, ये आपने याद रखनी है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ SMR। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले ब्लीडिंग
और बाद में इसमें सेप्टल हेमाटोमा बन सकता है, सेप्टल एब्सेस बन सकता है, परफोरेशन हो सकती है सेप्टम की, डिप्रेशन ऑफ ब्रिज क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम निकाल लेते हैं। इसके साथ रिट्रैक्शन ऑफ कोलुमेला हो सकता है, परसिस्टेंस ऑफ डेविएशन, फ्लैपिंग ऑफ नेजल सेप्टम कि वो ये जब जैसे रेस्पायर करते हैं क्योंकि अंदर कार्टिलेज या बोन का मिनिमम पोर्शन होता है, उसमें सिर्फ एंटीरियर इन्फीरियर पे थोड़ा सा होता है, बच जाता है, और पोस्टीरियर सुपीरियर पे तो दरमियान में से खाली होता है, ये सिर्फ स्किन होते हैं। तो ये फ्लैपिंग होती है, मतलब वो सेप्टम जो है वो इधर उधर रेस्पिरेशन के साथ मूव करता है राइट या लेफ्ट। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये अपने कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है। आगे हमारे पास है सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी इज़ अ कंजर्वेटिव अप्रोच, मतलब कंजर्व रखने के लिए चीज़ एक मतलब महफूज रखने के लिए, इज़ अ कंजर्वेटिव अप्रोच टू सेप्टल सर्जरी एज मच ऑफ द सेप्टल फ्रेमवर्क एज पॉसिबल इज़ रिटेन्ड। दिस ऑपरेशन हैज़ ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड SMR ऑपरेशन। इंडिकेशन इससे क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेप्टोप्लास्टी की डेफिनेशन भी आई हुई है। इंडिकेशन इसमें क्या है, डेविएटेड सेप्टम अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा हो, अगर सेप्टम क्योंकि ये सेप्टम क्या है ना, तो सेप्टम डेविएशन या ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, या वो अगर लेटरल वॉल के साथ कांटेक्ट करके हेडेक काज कर रहा है, या सेप्टल डेविएशन से स्लीप एपनिया या हाइपोएपनिया सिंड्रोम हो रहा है, तो ये DNS से रिलेटेड है। बाकी साइनोसाइटिस अगर हो रहा है सेप्टल डेविएशन से, और इसके अलावा क्या हो सकता है कि रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, मतलब जो चीज़ें सेप्टल डेविएशन कर सकता है, या DNS की जो मतलब कॉम्प्लिकेशन होती है। एक तो क्या हो सकता है, अगर हेडेक काज करता है, स्पर बन रहा है, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस उससे हो रही है, या स्लीप एपनिया हो रहा है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो ये DNS से रिलेटेड है। अगर मिडल मेटिस अप्रोच करना है या फ्रंटल साइन रिसेस को, फिर भी हम ये करते हैं। असेस टू एंडोस्कोपिक डेकाइरोसिस्टोराइनोस्टोमी, यानी कि जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए, और पिट्यूटरी फोसा तक अगर पहुंचना है तो ये इसके इंडिकेशन आपने याद रखनी है। DNS मेनली DNS आगे जो कॉज करता है वो उसके सारी आ जाते हैं। साइनोसाइटिस, एपिस्टेक्सिस और मिडल मेटेक्स तक पहुंचने के लिए एंडोस्कोपिक डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी और अप्रोच टू पिट्यूटरी फोसा। तो ये 9 है टोटल, तो आप याद रख लीजिएगा। कंट्रा इंडिकेशन क्या है कि ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ब्लीडिंग कंडीशन में नहीं करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया जनरल दोनों लिखते हैं। पोजीशन इसकी सेम है, रिक्लाइनिंग पोजीशन विद हेड एंड ऑफ द टेबल रेज्ड। टेक्निक इसमें क्या है, इसमें हम इनफिल्ट्रेट करते हैं तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन इसमें हम एक साइड पे फ्लैप उतारते हैं और दूसरी साइड पे कंजर्व रखते हैं मोस्टली। इनफिल्ट्रेट द सेप्टम, डेविएटेड नेजल सेप्टम में हम क्लीन इंसिजन देते हैं, और कॉर्डल डिस्क्लोएशन में हम फ्रीज इंसिजन देते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। और फ्लैप ऑन वन साइड उसको हम राइज करते हैं, फिर फ्लैप ऑन द अपोजिट साइड उसको हम जितना कम हो सके कम करते हैं, और फिर हम उसको रिमूव मैक्सिलरी क्रस्ट टू अलाइन द सेप्टल कार्टिलेज। डिफॉर्म सेप्टम इज करेक्टेड, कैसे करेक्ट किया जा सकता है, स्कोरिंग ऑफ द कनकेव साइड, क्रॉस हैचिंग और मॉइस्चराइजिंग, शेविंग कर सकते हैं और वेज एक्सीजन कर सकते हैं। ट्रांससेप्टल स्विचेस हम लगा सकते हैं और नेजल पैकिंग कर सकते हैं। पोस्ट ऑप केयर में डे केयर सर्जरी है, और अवॉइड स्ट्रीनस एक्सरसाइज के पैक अगर रखें तो उसको अगले दिन रिमूव करना होता है। सिलाइन स्प्रे देना होता है, जाइलो या ऑक्सीमेटाजोलिन ड्रॉप्स देने होते हैं। नेजल स्प्लिंट्स अगर लगाए हैं तो रिमूव करने होते हैं, और अवॉइड ट्रॉमा। इसके पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, सेप्टोप्लास्टी की भी आई हुई हैं, मिलती जुलती हैं, एक आधे का फ़र्क है बस। एक तो हमारे पास ब्लीडिंग सबसे पहला आता है, सेप्टल हेमाटोमा, सेप्टल एब्सेस बन सकता है, सेप्टल परफोरेशन। ये चार तो हमारे पास फिंगर टिप्स में है ना, दोनों की सेम है। बाकी सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोलुमेलर रिट्रैक्शन इसमें भी था और उसमें भी है, परसिस्टेंस ऑफ सेप्टल डेविएशन ये भी सेम है, मतलब तकरीबन मोस्टली सेम ही है। तो आप इसकी उसमें और ये कंफ्यूज ना कीजिएगा कि दो इसके अलग अलग हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया,
सेप्टोप्लास्टी में हो सकता है, और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी। टाइप्स ऑफ सेप्टल इंसिजन कौन कौन सी हो सकती हैं कि किलियंस इंसिजन है, ट्रांसफिक्शन है, हेमी ट्रांसफिक्शन और हॉरिजॉन्टल ऑन द स्पर। जो किलियंस है ये ऐसे समझ लें कि थोड़ी कर्व है, और ये जो होता है ना वेस्टिब्यूल उसके में अपर एरिया में होता है, मतलब उस अपर साइड पे, सिफेलिक टू द कॉर्डल एंड ऑफ सेप्टम। और जो ट्रांसफिक्शन है ये क्या है, ये असल में स्ट्रेट है इंसिजन, थ्रू एंड थ्रू इंसिजन को क्लोज बट कॉर्डल टू कॉर्डल एंड ऑफ सेप्टम, ये उससे असल में नीचे आ जाती है। और हेमी फिक्सेशन एक साइड पे, अगर उसको हम सेम ट्रांसफिक्शन है लेकिन अगर हम एक ही साइड पे देते हैं। अब क्वेश्चन आया हुआ है कि सेप्टोप्लास्टी और एसएमआर में डिफरेंस क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप ज़हन में रखिएगा। एक सबसे पहले तो ये आता है कि 17 ईयर्स ओल्ड है तो उसमें कौन सा, तो एक चीज़ याद रखिए कि हम मोस्टली सेप्टोप्लास्टी ही करते हैं। जो क्वेश्चन आया उसमें सेप्टोप्लास्टी ही आया हुआ है, सिनेरियो जैसा भी आता है सेप्टोप्लास्टी उसका आंसर होता है, क्योंकि ये हर एज में कर सकते हैं, इसका मसला नहीं होता, चिल्ड्रन में भी बड़ों में भी कर सकते हैं, और कंजर्वेटिव प्रोसीजर है। डिफरेंस की बात करें तो एसएमआर एक्सटेंसिव डायसेक्शन है, लेकिन सेप्टोप्लास्टी लिमिटेड सिलेक्टिव डायसेक्शन है। एसएमआर 17 ईयर्स बिलो 70 ईयर्स कंट्राइंडिकेटेड है, लेकिन सेप्टोप्लास्टी चिल्ड्रन में भी की जा सकती है। जो एसएमआर है इसमें हम दोनों साइड पे फ्लैप रेज करते हैं, लेकिन जो सेप्टोप्लास्टी है फ्लैप्स आर रेज्ड ऑन ओनली वन साइड और लिमिटेड एलिवेशन ऑन द अपोजिट साइड। मतलब आगे चौथा डिफरेंस क्या है कि जो एसएमआर है इसमें बोनी एंड कार्टिलेजिनस पार्ट्स आर एक्साइज, दोनों एक्साइज किए जाते हैं, और जो सेप्टोप्लास्टी में डिफॉर्म्ड कार्टिलेज इज करेक्टेड, मतलब इसमें बोन को नहीं छेड़ा जाता। जो एसएमआर है इसमें मोर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन सेप्टोप्लास्टी में लेस चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। एसएमआर में रीऑपरेशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन सेप्टोप्लास्टी में रीऑपरेशन ईजियर है। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट होता है सेप्टोप्लास्टी। आगे हमारे पास है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी क्या है कि हम एंडोस्कोप के थ्रू साइनसेस में जाते हैं, और वहाँ पे जो भी हमने कोई भी म्यूकोसा इन्फ्लेम है या कोई उसकी हाइपरट्रॉफी है तो उसकी हम सर्जरी करते हैं। ये आपने देखा था कि एंट्रोगोइनल पॉलिप और जो दोनों एथमाइडल पॉलिप हैं बायलैटरल, उन दोनों में यही प्रोसीजर था एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। लेकिन कार्डवेल लक प्रोसीजर तब था अगर रिकरेंस हो रही है। तो इसकी इंडिकेशंस क्वेश्चन आया हुआ है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की इंडिकेशंस क्या हैं। तो क्योंकि ये साइनसेस रिलेटेड है, तो एक क्रोनिक बैक्टीरियल साइनोसाइटिस, रिकरेंट एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस, पॉलीपॉइडल राइनोसाइनोसाइटिस या फंगल साइनोसाइटिस, तो ये चार तो आपने साइनसेस से रिलेटेड हैं। एक तो क्रोनिक हो गया बैक्टीरियल, रिकरेंट हो गया साइनोसाइटिस, पॉलीपॉइडल और फंगल, ये चार आपने याद रखने हैं। आगे क्या है, एंट्रोकोइनल पॉलिप में हमने देखा था म्यूकोसील ऑफ फ्रंटल एथमॉइड या स्फिनॉइड साइनस। एपिस्टेक्सिस कंट्रोल करने के लिए फॉरेन बॉडी हो या सेप्टोप्लास्टी, एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी के लिए, तो ये आपने इंडिकेशन इसकी याद रखनी है। आगे इसमें क्या काउंटर इंडिकेशन क्या है, एक मेन है इसकी कि इनएक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये इसकी मेजर काउंटर इंडिकेशन है कि क्योंकि हम एंडोस्कोप्स के थ्रू जा रहे हैं, तो ज़रा सा भी अगर इनएक्सपीरियंस पर्सन होगा या प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं होगी तो डैमेज ज़्यादा हो सकता है। और तो और इसकी काउंटर इंडिकेशन क्या है इंपॉर्टेंट, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, और थ्रेटेंड इंट्राक्रेनियल और इंट्रा ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एनेस्थीसिया जनरली देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया पोजीशन स्पाइन पोजीशन है विद हेड रेस्टिंग ऑन रिंग या हेड रेस्ट, जो मोस्टली कुछ प्रेफर करते हैं कि 15 डिग्री पे रेज होना चाहिए हेड को। टेक्निक इसकी क्या है, दो तरह से कर सकते हैं क्योंकि हमने एंटर ही करना है ना साइनसेस में। एक तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा सकते हैं जिसको हम स्टेम बर्गर या स्टेम बर्जर टेक्निक कहते हैं, और पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आए उसको वाइगेंट्स टेक्निक कहते हैं। अब एंटीरियर से पोस्टीरियर जो स्टेम बर्जर टेक्निक है, इसमें हम अंसिनेट प्रोसेस से पीछे स्फिनॉइड साइनस की तरफ जाते हैं।
और जो वाइगन्स या पोस्टीरियर टू इन्फीरियर है, इसमें हम स्फेनॉइड साइनस से आगे एंटीरियरली मूव करते हैं और मीडियल ऑर्बिटल वॉल तक आते हैं। स्टेप्स इसके ज़रूरत नहीं करने की, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर लें, मतलब एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की है तो बाद में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। रिमूवल ऑफ नेज़ल पैक, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक्स, मतलब जो जर्नल सी चीज़ें हैं किसी भी ऑपरेशन के बाद। नेज़ल इरिगेशन कर दें, स्टेरॉयड नेज़ल स्प्रे दे दें, एंडोस्कोपिक टॉयलेट। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रख लीजिएगा कि क्योंकि ये मोस्टली ऑर्बिट से इसका कनेक्शन करीब होता है, तो इसको जो मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ऑर्बिट से रिलेटेड हैं या स्कल बेस से रिलेटेड हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं कॉम्प्लिकेशन मेजर और माइनर में। मेजर कॉम्प्लिकेशन एक चीज़ याद, क्योंकि मैंने कहा ऑर्बिट या स्कल बेस, इस दोनों में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिटल हेमरेज हो सकता है, लॉस ऑफ विजन या ब्लाइंडनेस हो सकती है, डिप्लोपिया हो सकता है, ये चीज़ें ऑर्बिट से रिलेटेड है। बाकी अगर स्कल को अगर कोई मसला बन गया तो उसमें क्या CSF लीक कर सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन एब्सेस बन सकता है। बाकी जो अगर ब्लड वेसल अगर कुछ रप्चर होगी तो उसमें मैसिव हेमरेज हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, इंजरी टू इंटरनल कैरोटिड हो सकती है और इंजरी टू नेज़ोलैक्रिमल डक्ट और हैंड पे डेथ। ये इसके मेजर हैं। आपने ऑर्बिट से रिलेटेड लिख देने हैं, आपने ब्रेन की कॉम्प्लिकेशन लिख देनी है और यानी कि कोई ब्लड वेसल रिलेटेड हेमरेज, इंटरनल कैरोटिड और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट और एंड पे डेथ लगा देनी है। ये मेजर है। माइनर में क्या हो सकता है कि पेरी ऑर्बिटल एक्यूमोसिस हो सकता है, पेरी ऑर्बिटल एम्फाइसीमा हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव एपिस्टैक्सिस क्योंकि नोज़ के थ्रू हम जा रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो सकता है, एडिशंस बन सकती हैं, मतलब जो जनरल सी चीज़ें ये माइनर में आ जाएगा। एक्सरसर्बेशन ऑफ एक्जिमा, हाइपोस्मिया और डेंटल पेन हो सकती है। तो ये हमारे पास एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कंप्लीट होता है। आगे हमारे पास है ब्रोंकोस्कोपी के वो एंडोस्कोप जिसके थ्रू हम जो ब्रोंकस है उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसको ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं और ये टेक्निक ब्रोंकोस्कोपी है। और जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। ब्रोंकोस्कोप की दो टाइप्स हैं, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, मतलब ये टेक्निक की दो तरह से कर सकते हैं, एक तो रिजिड ब्रोंकोस्कोपी और दूसरा फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। अब जो रिजिड है इसका क्वेश्चन आया कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं। अब रिजिड है तो इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी रिजिड ब्रोंकोस्कोपी यूज़ करते हैं। इसके इंडिकेशंस डायग्नोस्टिक भी हैं और थेरापीटिक भी हैं। डायग्नोस्टिक में डायग्नोसिस से रिलेटेड आएंगे और थेरापीटिक से कोई भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड आ जाएंगे। डायग्नोस्टिक में पहले क्या है, टू फाइंड आउट कॉज ऑफ वीजिंग एंड अनएक्सप्लेन्ड कफ जो मोर देन 4 वीक्स परसिस्ट करती है, मतलब कॉज को देखने के लिए वीजिंग या कफ का क्या कॉज है। एक्सरे चेस्ट वोकल कॉर्ड पैल्सी को चेक करने के लिए और कलेक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशंस उसके कल्चर या कुछ भी लेने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास डायग्नोस्टिक में आ गई, कॉज ऑफ कफ या हेमोप्टिसिस। एक्सरे में अगर एटिलेक्टेसिस, ओपेसिटी या ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा या हेयर हाइलर और मीडिएशनल शैडो आ रहा है तो एक्सरे को मतलब चेक करने के लिए वोकल कॉर्ड पैल्सी और कलेक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशंस। थेरापीटिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी क्योंकि इसके थ्रू हम रिमूव भी कर सकते हैं, और रिमूवल ऑफ रिटेन्ड सिक्रेशन और म्यूकस प्लग, मतलब दो चीज़ें अंदर पड़ी हैं उसके ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू हम वो बाहर भी निकाल सकते हैं सक्शन के थ्रू। फॉरेन बॉडी भी हो सकता है, वो रिटेन सिक्रेशन भी हो सकता है। तो ये इसके इंडिकेशन होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। एनेस्थीसिया जर्नल एनेस्थीसिया देते हैं विद नो एंडोट्रेकियल ट्यूब। पोजीशन इसकी सेम पोजीशन इसकी होती है, ये याद रखिएगा, बार्किंग डॉग पोजीशन। मतलब अगर आपने देखा हो कि बार्किंग डॉग की क्या हेड की पोजीशन होती है तो वो किस तरह होता है। उसमें क्या होता है कि इसमें हमने पेशेंट को क्या करना था, एलिवेट हेड बाय 10 to 15 सेंटीमीटर हमने हेड रेज करना है। फ्लेक्स नेक एंड एक्सटेंड हेड। ये टेक्निक इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड है और थ्रू लेरिंगोस्कोप है।
डायरेक्ट में हम डायरेक्ट इसको ग्लोटस के थ्रू पास कर देते हैं, और लेरिंगोस्कोप में हम पहले लेरिंगोस्कोप डालते हैं, फिर उसके थ्रू हम ब्रोंकोस्कोप अंदर डालते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो इसके अलावा डिटेल्स इसकी टेक्निक की क्या है, ब्रोंकोस्कोपी है तो हमने सबसे पहले डेंटल गार्ड प्लेस करना होता है, प्रॉपर साइज़ हमने सेलेक्ट करना होता है ब्रोंकोस्कोप का, उसको लुब्रिकेट करना होता है, और ग्लोटिस से पास करना होता है, हमने ग्लोटिस को एक्सपोज करना होता है। नाउ ब्रोंकोस्कोप इज़ रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज so that its beveled tip is in the axis of glottis to ease its entry into the trachea। 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने रोटेट करना होता है ताकि इजीली ग्लोटिस से पास कर जाए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या, कीप द पेशेंट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी हमने मेंटेन रखनी होती है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को देखना होता है, चेक करना होता है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्वेश्चन आया हुआ था, इंडिकेशन भी इसकी आई थी, और दूसरा इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, इसका ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं तो क्योंकि रिजिड है तो इंजरी टू टीथ और लिप्स हो सकता है, हेमरेज फ्रॉम बायोप्सी साइट, हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और लेरेंजियल एडिमा हो सकता है। आसान से याद रखें कि माउथ से एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले तो रिजिड है तो टीथ और लिप्स को डैमेज कर देगा, आगे जाके क्योंकि लैरिंक्स से पास करना है इसने तो लेरेंजियल एडिमा हो सकता है। अब और जहाँ पे बायोप्सी हमने लेनी तो वहाँ पे हेमरेज भी कॉज हो सकता है, और एंड पे चौथा क्या है, हाइपोक्सिया हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है एयरवे में हम पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो ये 4 इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं ब्रोंकोस्कोपी में, एक तो हमने प्रॉपर साइज़ इसका सिलेक्ट करना है, और अगर ग्लोटिस क्लोज है तो हमने इसको फोर्स नहीं लगाना। रिपीटेड रिमूवल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकोस्कोप शुड बी अवॉइडेड, बार बार इसको डालना और निकालना नहीं होता, और ये 20 मिनट से ज़्यादा ऑपरेशन को हमने प्रोलॉन्ग नहीं करना होता। फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी क्या है कि इट प्रोवाइड्स मैग्नीफिकेशन एंड बेटर इल्यूमिनेशन और एग्जामिनेशन ऑफ सब सेगमेंटल ब्रोंकाई, ये वर्ड याद रखें, सब सेगमेंटल ब्रोंकाई इसके थ्रू हम एग्जामिन कर सकते हैं, और ये टॉपिकल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है। बेड साइड एग्जामिनेशन है। फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप कैन बी इजीली पास थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब और द ट्रेकियोस्टमी ओपनिंग। अब इसमें अगर डिफरेंस देख लेते हैं फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी एंड रिजिड ब्रोंकोस्कोपी में, तो एक चीज़ याद है कि जनरल सी चीज़ है कि फ्लेक्सिबल मतलब एंटर आसानी से हो जाएगा, उसको करने में आसानी होगी, लेकिन जो फ़ायदे या बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो जो हमें चाहिए होते हैं वो रिजिड से आते हैं। तो अगर एनेस्थीसिया की बात करें तो फ्लेक्सिबल में हम टॉपिकल से भी कर लेते हैं, लेकिन रिजिड में हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। रूट जो होता है वो फ्लेक्सिबल में नेज़ल या थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है, लेकिन रिजिड में हम ओरली इंसर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्स कौन कौन से देखे जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल में सेगमेंटल एंड इवन सब सेगमेंटल ब्रोंकाई वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन रिजिड में सिर्फ सेगमेंटल ब्रोंकाई ही देख सकते हैं। बेड साइड एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल में पॉसिबल है, लेकिन रिजिड में पॉसिबल नहीं है, ये हमें ऑपरेशन थिएटर में करना पड़ता है। आगे जो इसकी ड्रॉबैक्स है फ्लेक्सिबल के, वो इसकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती इसके थ्रू, फॉरेन बॉडी रिमूवल इससे प्रॉपर नहीं होता फ्लेक्सिबल से, बायोप्सी हमें बहुत छोटा सा पीस मिलता है, और जॉ एंड नेक एबनॉर्मेलिटीज़, वो जॉ और नेक एबनॉर्मेलिटीज़ इंजरीज़ के लिए ये यूज़फुल है फ्लेक्सिबल, और हेमरेज अगर हो जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है फ्लेक्सिबल से, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है फ्लेक्सिबल, मतलब करने में आसानी फ्लेक्सिबल, लेकिन एक तो वेंटिलेशन का मसला आ जाता है, फॉरेन बॉडी रिमूवल का मसला आ जाता है, बायोप्सी में इशू आ जाता है, और हेमरेज हो जाए तो वो कंट्रोल करना। ये 4 इसके ड्रॉबैक्स हैं फ्लेक्सिबल में, बाकी इसके फ़ायदे ही हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट होता है ब्रोंकोस्कोपी। आगे हमारे पास है जो मेन टॉपिक है सर्जिकल टेक्निक्स का, जिसमें मोस्टली SQ आता ही होता है, वो है टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी क्या है, टॉन्सिल्स का रिमूवल, इसको टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं। इसके
इंडिकेशंस क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं। इसके 3 तरह की इंडिकेशंस हैं। एक तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है, रिलेटिव इसकी इंडिकेशंस हैं, और एज अ पार्ट ऑफ एन अदर ऑपरेशन। एब्सोल्यूट की बात करें जिसमें हमें करनी ही पड़ती है, वो रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है कि रिकरेंट थ्रोट के इन्फेक्शन हो रहे हैं हमारे पास, बार बार हो रहे हैं। दूसरा पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, थर्ड पे टॉन्सिलाइटिस विद विच काजेज फेब्राइल सीजर, हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिल्स हो जाए, या सस्पिशन ऑफ मेलिग्नेंसी हो। तो एक चीज़ इसमें याद रखनी कि जो रिकरेंस कब कहते हैं, रिकरेंस तब होता है इन्फेक्शन थ्रोट का जब 7 और मोर एपिसोड्स इन 1 ईयर, 5 एपिसोड्स पर ईयर फॉर 2 ईयर, और 3 एपिसोड्स पर ईयर फॉर 3 ईयर, या 2 वीक्स और मोर ऑफ लॉस्ट स्कूल और वर्क इन अ ईयर। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो 1 साल में अगर 7 या उससे ज़्यादा दफ़ा हो जाए तो रिकरेंट होगा। अगर 2 सालों में 5-5 दफ़ा हो रहा है, मतलब दोनों सालों में 5-5 दफ़ा हुआ है, तो फिर हम उसको रिकरेंट कहेंगे। अगर 3 सालों में 3-3 दफ़ा तीनों सालों में होता रहा है, या अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा स्कूल या वर्क से उसको नहीं, मतलब वो काम नहीं कर सका, तो फिर हम इसको रिकरेंट कहेंगे। तो ये 4 तरह से इसको क्लासिफिकेशन या इसको टाइप्स कह लें। एब्सोल्यूट इसकी हमारे पास हो गई हैं, जिसमें रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट था जो मोस्ट कॉमन है इंडिकेशन। पेरीटॉन्सिलर एब्सेस बन जाए, टॉन्सिलाइटिस विच काज फेब्राइल सीजर, और हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिल्स काजिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, डिफिकल्टी निग्लिटेशन या इंटरफेरेंस विद स्पीच। और 5 पे सस्पिशन ऑफ मेलिग्नेंसी। रिलेटिव में क्या है कि डिफ्थेरिया कैरियर्स, और अगर स्टेप्टोकोकल कैरियर्स, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो जाए, या रिकरेंट स्टेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस हो जाए, तो ये इसकी रिलेटिव इंडिकेशंस हैं। एज अ पार्ट ऑफ अदर ऑपरेशन किस किस में इस्तेमाल करते हैं हम, पैलेटोफ्रिंगोप्लास्टी, ग्लोसोफ्रेंजियल न्यूरेक्टमी में, और रिमूवल ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये 3 है। ये आपने PGR से याद रखना, पैलेटोफ्रिंगोप्लास्टी, G से ग्लोसोफ्रेंजियल न्यूरेक्टमी, और R से रिमूवल ऑफ स्टाइलॉइड। तो ये अनदर ऑपरेशन के तौर पे। काउंटर इंडिकेशन इसमें क्या है, अगर हीमोग्लोबिन HB लेस देन 10 ग्राम% है, या एक्यूट इन्फेक्शन है, या चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स है, वोन विलीबर्न डिजीज़ है, मतलब ब्लड रिलेटेड है, अगर कोई एपिडेमिक है पोलियो का चल रहा है तो, या अनकंट्रोल्ड सिस्टेमिक डिजीज़ है, या मेंसेस के दौरान हम नहीं कर सकते। एनेस्थीसिया हम यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया ही प्रेफर करते हैं। इसकी पोजीशन याद रखनी है आपने, MCQ आ सकता है कि इसकी पोजीशन टॉन्सिलेक्टमी के लिए हम रोज़ पोजीशन रखते हैं पेशेंट की। रोज़ पोजीशन क्या है कि हम पिलो रख देते हैं शोल्डर्स के नीचे, जिसकी वजह से जो उसके वो सुप्रास्टाइनल नॉच वाला एरिया है वो एलिवेट हो जाता है, और उसके हम क्योंकि सर नीचे की तरफ है तो उसके सर के नीचे एक रबड़ की रिंग रख देते हैं। तो ये रोज़ पोजीशन है, लेकिन इसमें हम हाइपर एक्सटेंशन को अवॉइड करना होता है इस प्रोसीजर में। स्टेप्स इसके क्या हैं, डिसेक्शन एंड स्नीयर मेथड जो मोस्टली यूज़ होता है, डिसेक्शन एंड स्नीयर मेथड। स्नीयर कहते हैं, स्नीयर है हमारे पास ऑपरेटस है, उसकी वजह से हमने इसको मेथड को भी स्नीयर प्रोसीजर कहा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, बॉइल्ड एवस माउथ क्या ड्रेफिन बाइपॉड्स के थ्रू हम वो इंसर्ट करते हैं, और टॉन्सिल्स सबसे पहले उसको हम फॉरसेप के थ्रू हम होल्ड करते हैं, और पुल्ड मीडली उसको मूव करते हैं। इंसिजन देते हैं इन द म्यूकस मेम्ब्रेन वेयर इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द टॉन्सिल टू एंटीरियर पिलर, it may extend along the upper pole to mucous membrane between the tonsil and posterior pillar। आगे हम करते हैं टॉन्सिल्स को हम पेरीटॉन्सिलर टिश्यू से डायसेक्ट कर लेते हैं, और इसके अपर पोल को फिर हम अपर पोल को होल्ड करके हम इसके लोअर पोल को भी रिसेक्ट कर देते हैं। फिर हम वायर लूप ऑफ टॉन्सिलर स्नेयर के थ्रू हम उसको राउंड कर लेते हैं, और फिर हम उसको कट कर देते हैं। गॉज स्पॉन्ज हम उसकी जगह रख देते हैं, प्रेशर अप्लाई कर देते हैं उस जगह पे जहाँ से रिमूव किया है, और ब्लीडिंग पॉइंट्स आर टाइड विद सिल्क। इसी तरह हम ये रिपीट करते हैं प्रोसीजर दूसरी साइड पे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या क्या चीज़ें, इमीडिएट जनरल केयर,
जो हमें कॉमा या ब्लीडिंग वाइटल साइंस को हमने चेक करते हैं। डाइट हमने मोस्टली लिक्विड डाइट ही स्टार्ट में लेनी होती है। ओरल हाइजीन हमने कॉन्डाइज या सॉल्ट वाटर गार्गल्स करने होते हैं 3 to 4 टाइम डे ओरल हाइजीन के लिए। एनाल्जेसिक्स पैरासीटामोल दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, और ये हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव केयर है। अब मेथड्स ऑफ टॉन्सिलेक्टमी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टेक्निक्स फॉर टॉन्सिलेक्टमी या मेथड्स फॉर टॉन्सिलेक्टमी क्या क्या हैं। तो इसमें हमारे पास कोल्ड मेथड्स आते हैं और हॉट मेथड्स। अब अगर बात करें कोल्ड मेथड, तो ये सबसे पहले ये जो डिसेक्शन एंड स्नीयर मेथड है, ये इसमें आता है, ये मोस्ट कॉमन कोल्ड मेथड है। इसके अलावा गिलोटीन मेथड है और इंट्राकैप्सुलर टॉन्सिलेक्टमी विद डिब्राइडर और हार्मोनिक स्कैल्पल प्लाज्मा मीडिएटेड एब्लेशन क्रायोसर्जिकल टेक्निक। कोल्ड मेथड में आसान अगर याद रखें तो एक तो स्नेयर मेथड, आपको डिसेक्शन एंड स्नेयर मेथड, दूसरा गिलोटीन, तीसरा क्रायोसर्जिकल टेक्निक। ये 3 याद रख लें आसान से, बाकी अगर रख सकते हैं तो रख लें, लेकिन ये कम से कम 3 याद रखें। और हॉट मेथड्स में, हॉट में वैसे आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकॉटरी, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी या हम लेज़र, इलेक्ट्रोकॉटरी हो सकता है एक, लेज़र टॉन्सिलेक्टमी, और तीसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये 3 हैं जो हॉट मेथड्स हैं। अब जो लेज़र टेक्निक है उसमें हम KTP 512 या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ करते हैं। KTP 512 ये प्रेफर किया जाता है। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन था कोल्ड और हॉट मेथड, 3 कम से कम आप याद रख लें। कॉम्प्लिकेशंस इसके क्या हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें असल में ना इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। इमीडिएट में क्या आ सकती हैं, प्राइमरी हेमरेज हो सकता है, रिएक्शनरी हेमरेज हो सकता है, इंजरी टू टॉन्सिलर पिलर्स, यूवुला, सॉफ्ट पैलेट, टंग, मतलब जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर हैं, इंजरी टू टीथ हो सकता है, एस्पायरेशन ऑफ ब्लड हो सकता है, फेशियल एडिमा, सर्जिकल एम्फाइसीमा हो सकता है। ये इसके इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है। अब इमीडिएट में हमने कहा था प्राइमरी हेमरेज हो सकता है। प्राइमरी हेमरेज ये इसको क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्राइमरी हेमरेज क्या है, रिएक्शनरी हेमरेज क्या है, कि अगर इसको उसी वक्त हेमरेज हो गया या 24 घंटे के अंदर हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे। या एक आगे आता है सेकेंडरी हेमरेज, वो कहता है 5 से 10 दिन में अगर उसको हेमरेज स्टार्ट हो गया तो इसको हम टॉन्सिलेक्टमी के बाद हम इसको क्या कहेंगे, तो उसको सेकेंडरी हेमरेज कहेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर हो गया तो उसको हम रिएक्शनरी हेमरेज कहते हैं। तो ये इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि ना हेमरेज इसमें इंपॉर्टेंट है, या तो पूरी कॉम्प्लिकेशन दे देता है इमीडिएट और डिलेड, हमने सारी पॉइंट्स में लिख देनी होती हैं, या वो कहता है कि हेमरेज की टाइप्स कौन सी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जो रिएक्शनरी और सेकेंडरी दे देता है, उसका ड्यूरेशन पूछ लेता है। तो ये आपने गौर से देखना है। सबसे पहले तो हमारे पास प्राइमरी हेमरेज क्या है, इट अकर्स एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, उसी वक्त ऑपरेशन के टाइम में होना शुरू हो जाता है। ये इसके कंट्रोल कैसे किया जाता है ये आपने याद रखना है, ये भी पूछ जाते हैं। प्रेशर, लाइगेशन एंड इलेक्ट्रोकोगुलेशन, ये 3 तरह से, प्रेशर, लाइगेशन एंड इलेक्ट्रोकोगुलेशन, इसके थ्रू हम प्राइमरी हेमरेज को कंट्रोल करते हैं। रिएक्शनरी हेमरेज क्या होता है कि अगर विद इन 24 आवर्स अगर हेमरेज होना स्टार्ट होता है उसको हम रिएक्शनरी हेमरेज कहते हैं। इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, ये मोस्टली क्लॉट की वजह से होता है, या क्लॉट बन जाता होता है, तो हम रिमूवल ऑफ क्लॉट, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, वेजो कंस्ट्रिक्टर दे देते हैं। ये हो गए 3 स्टेप्स। अगर ये इससे पॉसिबल ना हो तो हम लाइगेशन या इलेक्ट्रोकोगुलेशन और ब्लीडिंग वेसल कर देते हैं। ये हमारे पास थे। अब जो इसमें एक चीज़ थी सर्जिकल एम्फाइसीमा। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस प्रोसीजर में हमारे पास सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल उसको डैमेज हो सकता है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, तो उसकी वजह से हमारे पास सर्जिकल एम्फाइसीमा हो सकता है। डिलेड कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या, सेकेंडरी हेमरेज है, वो ये होता है 5th to 10th पोस्ट ऑपरेटिव डे, उसमें अगर हेमरेज हो तो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि ये सेप्सिस एंड प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन, इसकी वजह से हो सकता है। इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, या रिमूवल ऑफ क्लॉट, टॉपिकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड या एड्रेनालिन, इलेक्ट्रोकोगुलेशन या एक्सटर्नल कैरोटिड लाइगेशन, मतलब वो मिलता जुलता ही है
दूसरे से पिछले वाले से, तो ये हम डिलेड सेकेंडरी हेमरेज। बाकी इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, डिलेड में लंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, स्कारिंग इन सॉफ्ट टिश्यू एंड पैलेट पिलर्स, टॉन्सिलर रेमनेंट्स रह जाते हैं, और हाइपरट्रॉफी ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल। ये याद रखिएगा लाजमी, हाइपरट्रॉफी लिंगुअल टॉन्सिल वैसे ये लेट कॉम्प्लिकेशन है, और ये कंपनसेटरी लॉस ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल की वजह से हाइपरट्रॉफी जाती है लिंगुअल टॉन्सिल्स की। आगे वो एक लाइन में कहता है कि बाज़ औक़ात लिम्फॉइड टिश्यू इन जो लेफ्ट sometimes lymphoid tissue is left in the plica triangularis near the lower pole of tonsil which later gets hypertrophied, जिसका हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो इसलिए plica triangularis should therefore be removed during tonsillectomy। तो यहाँ पे हमारे पास tonsillectomy कंप्लीट होता है। आगे हमारे पास है adenoidectomy। Adenoidectomy may be indicated alone or in combination with टॉन्सिलेक्टमी। इंडिकेशन इसकी क्या है, एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया हो गया, रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस हो गया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन एसोसिएटेड विद एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया, रिकरेंट ईयर डिस्चार्ज विद एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया, डेंटल मैलोक्लूजन इसमें भी कर सकते हैं, जो इसकी इंडिकेशंस हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें क्या है, क्लेफ्ट पैलेट या सबम्यूकस पैलेट, हेमरेजिक डायस्थिसिस और एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एनेस्थीसिया ऑलवेज जर्नल होता है विद एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, तो ये याद रखिए, ऑलवेज जनरल एनेस्थीसिया में एडिनॉइडेक्टमी करते हैं। पोजीशन जैसे रोज पोजीशन है टॉन्सिलेक्टमी और एडिनॉइडेक्टमी की, सेम ही पोजीशन है रोज पोजीशन। स्टेप्स क्या हैं, बॉइल्ड लेवस माउथ गैग इंसर्ट करते हैं, एडिनॉइड क्यूरेट विद गॉर्ड हम सिलेक्ट करते हैं, एडिनॉइड्स को शेव किया जाता है, और हेमोस्टेसिस हम चेक करते हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। आगे हमारे पास पोस्ट ऑफ केयर है, देयर इज़ नो डिस्फेजिया एंड पेशेंट इज़ अप एंड अबाउट अर्ली। मतलब बाकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर सेम है, लेकिन ये डिस्फेजिया इसमें नहीं होता, मतलब वो मसला नहीं बनता। कॉम्प्लिकेशन इसकी हैं कि एडिनॉइडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो सबसे पहले हमारे पास हेमरेज है, इंजरी टू यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग, जो इसके सराउंडिंग में चीज़ पड़ी होती हैं। थर्ड हमारे पास इंजरी टू फेरेंजियल मस्कुलेचर एंड वर्टिब्री, फोर्थ में ग्रीजल सिंड्रोम है, फिफ्थ में विलोफ्रेंजियल इंसफिशेंसी, सिक्स पे नेजोफ्रेंजियल स्टेनोसिस, और सेवन पे रिकरेंस हो सकती है। अब हमने कहा कि ग्रीजल सिंड्रोम क्या है, पेशेंट्स इसमें नेक पेन और की कंप्लेन करता है, और टॉर्टिकोलिस डेवलपमेंट, मतलब एक साइड पे गर्दन का गिर जाना, और बाद में हम सर्वाइकल कॉलर लगाने पड़ जाते हैं या ट्रैक्शन भी देनी पड़ जाती है। तो ये हमारे पास एडिनॉइडेक्टमी कंप्लीट होता है। यहाँ में हमारे पास टेक्निक्स कंप्लीट होती हैं, लेकिन ट्रेकियोस्टमी वैसे लैरिंक्स में लिखा हुआ है, लेकिन वो इसमें कर लेते हैं क्योंकि वो भी एक टेक्निक ही है। ट्रेकियोस्टमी एंड अदर प्रोसीजर ऑफ एयरवे मैनेजमेंट। ट्रेकियोस्टमी क्या है, ट्रेकियोस्टमी इज मेकिंग एन ओपनिंग इन द इंटीरियर वॉल ऑफ ट्रेकिया एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्टोमा ऑनटू द स्किन। तो ट्रेकियोटमी क्या है, ट्रेकियोटमी इज़ जस्ट ओपनिंग द ट्रेकिया, मतलब सिर्फ ओपनिंग बनाना, उसको हम ट्रेकियोटमी कहते हैं। और लेकिन जो पूरा प्रोसीजर जिसमें हम ओपनिंग करते हैं और फिर उसको स्टोमा बना देते हैं स्किन पे, उसको हम पूरे को ट्रेकियोटमी कहते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्रेकियोटमी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखें, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेकियोटमी भी इसे क्वेश्चन के तौर पे लिया हुआ था, या फंक्शन, ये एक ही चीज़ है। अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्रीदिंग प्रोवाइड करने के लिए, इम्प्रूव्स एल्वियोलर वेंटिलेशन, थर्ड पे प्रोटेक्ट द एयरवेज, फोर्थ पे परमिट रिमूवल ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल सिक्रीशंस, नंबर 5 पे इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन के तौर पे, और टू एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया। तो 6 हैं टोटल। अब एल्वियोलर वेंटिलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि जो डेड स्पेस एरिया वो हमारे पास ऊपर जो नेजल कैविटी और फेरिंक्स लैरिंक्स में जो आता है वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन इंप्रूव हो जाती है। एयरवे को कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है कि हमारे पास जो कफ रिफ्लेक्स है वो हमारे पास अगर मसला हो या पेनफुल कफ हो, तो उसकी वजह से हम जो अंदर सिक्रीशंस अकोमोडेट हो रही हैं तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसकी वजह से प्रोटेक्ट द एयरवेज, फिर ये उसको सक्शन के थ्रू बाहर कर लेता है, निकालता रहता है।
और अगर इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन वो अगर 3 दिन से ज़्यादा के लिए अगर करनी है तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि ट्रेकियोस्टमी ही कर लें। इंडिकेशंस ऑफ ट्रेकियोस्टमी क्या है, ये भी क्वेश्चन है कि इंडिकेशंस ऑफ ट्रेकियोस्टमी क्या है। 3 मेन है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेन्ड सिक्रीशंस एंड रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। अब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कब कब हो सकती है? इन्फेक्शंस में हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, नियोप्लाज्म हो जाए, फॉरेन बॉडी को आ जाए, एडिमा हो जाए, बायलैटरल एब्डक्टर पैरालिसिस हो जाए, या कंजेनिटल एनोमलीज में। रिटेन सिक्रीशन रिटेन रहेंगे, इनएबिलिटी टू कफ हो तो फिर पेनफुल कफ हो, या एस्पायरेशन ऑफ फेरेंजियल सिक्रीशंस अगर एस्पायर कर जाए। अब रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी कब हो सकती है? अगर क्रोनिक लंग कंडीशन हो तो, फॉर एग्जांपल एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिएक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस। तो ये 3 याद रखने। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कब कब हो सकती है, जो आपको मैंने बताया है, और रिटेन सिक्रीशन और रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। तो ये ध्यान से आपने करना। टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टमी क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि टाइप्स टोटल इसकी 5 हैं। इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी, इलेक्टिव या ट्रैंक्विल ट्रेकियोस्टमी, परमानेंट ट्रेकियोस्टमी, परकुटेनियस डायलेटेशनल ट्रेकियोस्टमी और मिनी ट्रेकियोस्टमी। ये 5 हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी, ये अलग से क्वेश्चन आया हुआ कि इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी क्या है, कि वो टाइप जिसमें हम इमरजेंसी हो या हमारे पास टाइम ना हो। इट इज़ इम्प्लाइड व्हेन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज़ कंप्लीट या कंप्लीट हो और ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड देयर इज़ अर्जेंट नीड टू एस्टेब्लिश द एयरवे। जब हमें लाजमी करनी पड़े तो फिर हम इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी करते हैं। इसमें वो आगे क्वेश्चन था कि कब कब करनी पड़ जाती है। हेड एंड नेक ट्रॉमा हो जाए, एपिग्लोटाइटिस हो जाए, क्रोसिव पॉइजनिंग अगर हो गई है तो, या डीप नेक स्पेसेस एब्सेस हो गई है तो ये 4 कंडीशन है जिसमें हम ये करते हैं। तो ये याद रखिएगा जो क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी। इसको हम ट्रैंक्विल ट्रेकियोस्टमी, ऑर्डरली ट्रेकियोस्टमी या रूटीन ट्रेकियोस्टमी कहते हैं। तो ये इसके 4 नाम हैं, मुख्तलिफ बात एक ही है। इलेक्टिव, इसमें हम दो कंडीशन में, इसमें ये क्वेश्चन में ना प्लान्ड प्रोसीजर होता है और इसमें हम पता होता है कि हमने ये करनी है, इस टाइम में करनी है। इमरजेंसी में हमें मतलब ना जल्दी होती है कि हमने ये करनी है, अगर ना की तो फिर मसला बन सकता है। इसमें इलेक्टिव हम 2 कंडीशन में करते हैं, थेरापेटिक कॉजेज़ की वजह से या प्रोफाइलैक्टिक कॉजेज़ की वजह से। थेरापेटिक में हम रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए, प्रोफाइलैक्टिक अगर कोई एंटिसिपेटेड रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके लिए हम कर सकते हैं और ये ऑफन टेम्परेरी होती है। परमानेंट ट्रेकियोस्टमी, परमानेंट क्या होती है कि अगर हम किन किन कंडीशन में करते हैं कि अगर बायलैटरल एब्डक्टर पैरालिसिस हो जाए, लेरिंगल स्टेनोसिस हो जाए, लेरिंजेक्टमी अगर होगी हुई तो, या लेरिंगोफ्रिंजेक्टमी हो जाए तो फिर हम ये परमानेंट कर दें। ये 4 तरह से। आगे इसमें हाई ट्रेकियोस्टमी, मिड और लो ट्रेकियोस्टमी। अब ये एक चीज़ याद रखें कि ट्रेकिया के आगे हमारे पास पड़ा हुआ है थायराइड ग्लैंड एच शेप में, तो जो इसका इस्तमस होता है वो 2nd, 3rd और 4th रिंग इसके आगे होता है। मतलब इसका 1st रिंग इस्तमस से ऊपर होती है और 5th और 6th रिंग इस तरह उसके ऊपर नीचे होती हैं। जो हाई ट्रेकियोस्टमी है वो असल में हम 1st रिंग के थ्रू करते हैं, जो 1st ट्रेकियल रिंग है। जो मिड ट्रेकियोस्टमी है वो हम 2nd या 3rd जो इस्तमस के पीछे होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। मिड क्योंकि जो इस्तमस से पीछे हमारे पास रिंग्स होती हैं ट्रेकिया की, उसके थ्रू करते हैं। और जो लो ट्रेकियोस्टमी है वो हम बिलो द इस्तमस करते हैं। अब जो मोस्ट प्रेफरेबल है ट्रेकियोस्टमी वो मिड ट्रेकियोस्टमी है, जो इस्तमस के पीछे। इसमें हम इस्तमस को काट देते हैं, उसका जो और दोनों एंड्स उसके हम सूचर कर देते हैं और फिर हम 2nd या 3rd रिंग के थ्रू हम अंदर पेनिट्रेट करते हैं। जो 1st ट्रेकियोस्टमी है ये हम वैसे कंट्राइंडिकेटेड है, लेकिन क्यों कंट्राइंडिकेटेड है? अगर क्योंकि ये पेरिकॉन्ड्राइटिस ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्योंकि वो इसके साथ पड़ी होती है, उसके पेरिकॉन्ड्राइटिस हो सकता है और सब ग्लोटिक स्टेनोसिस हो सकता है। और लेकिन ये हम करने किसमें, ओनली इंडिकेशन इसकी क्या है? कार्सिनोमा ऑफ लेरिंक्स, कि अगर लेरिंक्स का कार्सिनोमा है तो फिर हम हाई ट्रेकियोस्टमी कर सकते हैं।
मिड ट्रेकियोस्टमी तो हम वैसे प्रीफरेबल करते हैं। जो लो ट्रेकियोस्टमी वो क्यों नहीं करते? क्योंकि ट्रेकिया इस लेवल पे मतलब बिलो द इस्टमस डीप चला जाता है उसकी, तो इसकी वजह से उसको मतलब अप्रोच करना वो मुश्किल हो जाता है और लार्ज वेसल्स के करीब करीब आ जाता है, जिसकी वजह से वेसल्स को डैमेज उसका मतलब चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा इसका क्या ड्रॉबैक है कि डिफ़िकल्टी विद ट्रेकियोस्टमी ट्यूब विच इम्पिंज ऑन द सुप्रास्टर्नल नॉच, तो ये इसकी वजह से हम ये नहीं करते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि टेक्निक क्या है, पोजीशन इसमें हम सुपाइन पोजीशन ट्रेकियोस्टमी में लिटा देते हैं स्पाइन में, और पिलो अंडर द शोल्डर सो दैट नेक इज एक्सटेंडेड, कि है वो ये रोज़ पोजीशन का मतलब ऐसे समझ लें कि हाफ है कि इसमें पिलो रख देते हैं शोल्डर्स के नीचे, लेकिन इसमें वो रिंग नहीं रखते जो ट्रांसलेक्टमी और एडिनॉइडेक्टमी में रखते हैं। तो क्योंकि इसमें हमने नेक को एक्सटेंड करना होता है। एनेस्थीसिया इसमें हम एनेस्थीसिया रिक्वायर नहीं होता, लेकिन अगर देना भी पड़ जाए तो हम 1 to 2% लिग्नोकेन या एपिनेफ्रिन इन्फिल्ट्रेट करते हैं जहाँ पे इंसिजन देनी होती है। स्टेप्स इसके क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, याद रखने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने वर्टिकल इंसिजन देनी होती है, कहाँ पे? इन द मिड लाइन ऑफ नेक एक्सटेंडिंग फ्रॉम क्रिकॉइड कार्टिलेज टू अबव द स्टर्नल नॉच, क्रिकॉइड कार्टिलेज से लेकर स्टर्नल नॉच के ऊपर तक हम वर्टिकल इंसिजन देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि टिश्यूज़ और जो मिड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम डाइसेक्ट करते हैं, लेकिन जो स्ट्रैप मसल्स आ जाते हैं उसको हम रिट्रैक्ट करते हैं, डाइसेक्ट नहीं करते। ये याद रखिएगा कि मसल्स को हम डाइसेक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिट्रैक्ट करेंगे। और बाद में थायराइड इस्थमस उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और क्लैंप लगा देते हैं दोनों साइडों पे। फिर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 4% लिग्नोकेन वो हम लगा देते हैं ट्रेकिया पे ताकि कफ रिफ्लेक्स ना आ जाए जब उसको हम इंसाइज करने लगते हैं। आगे हमारे पास क्या करते हैं, ट्रेकिया को फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद हम उसको मतलब वर्टिकली इंसिजन देते हैं क्योंकि हमने अब एक्सपोज कर लिया है। फिर हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब एप्रोप्रिएट साइज़ की इंसर्ट करते हैं और स्किन इंसिजन को सुचर करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही करना चाहिए, क्योंकि और उसमें फिर क्या करते हैं हम उसको हम 24 घंटे के लिए, क्योंकि बाद में हमने उसको मोनीटर करना होता है। और एंड पे हमने गॉज ड्रेसिंग कर देते हैं ट्यूब और स्टोमा के अराउंड। ट्रेकियोस्टमी इन्फेंट्स में कैसे की जाती है, ये चिल्ड्रन में है उसका प्रोसीजर सेम है, लेकिन कुछ हमें एहतियात रखनी पड़ती है कि ट्रेकिया ऑफ चिल्ड्रन सॉफ्ट और कंप्रेसिबल होता है और हम ज़्यादा उनकी नेक को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। बिफोर इंसाइजिंग ट्रेकिया सिल्क सूचर आर प्लेस्ड इन द ट्रेकिया, और ट्रेकियल ल्यूमेन उसमें उनमें बच्चों में स्मॉल होता है तो इसलिए हम ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए उसमें। ट्रेकिया सिंपली इंसाइज करना चाहिए और अवॉइड इनफोल्डिंग ऑफ एंटीरियर ट्रेकियल वॉल। सिलेक्शन ऑफ ट्यूब इंपॉर्टेंट है उसमें, और यूज़ सॉफ्ट सिलेस्टिक और वोर्टेक्स ट्यूब, और टेक अ पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे ऑफ नेक एंड चेस्ट ताकि तसल्ली करने के लिए। तो ये उसमें कुछ हमारे पास ना कुछ मतलब हमें एहतियात रखने पड़ते हैं, ये स्टेप्स हैं। क्वेश्चन आया हुआ कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर ट्रेकियोस्टमी में क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट सुपरविजन हमने रखनी है, सक्शन करते रहना है। थर्ड पे प्रिवेंशन ऑफ क्रस्टिंग एंड ट्रेकियाइटिस। फोर्थ पे केयर ऑफ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ये हमारे पास हैं। तो कांस्टेंट सुपरविजन हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि कोई ब्लीडिंग ना हो या डिस्प्लेस ना हो जाए या ब्लॉक ना हो जाए, तो उस पर एक मतलब ना अटेंडेंट उधर बैठा होना लाजमी है। सक्शन करते रहते हैं ताकि कोई ब्लॉक ना हो जाए नीचे और कोई एस्पायरेशन ना हो जाए। क्रस्टिंग क्योंकि बन जाती है क्योंकि जो हमारे पास ह्यूमिडिफिकेशन होनी थी नेज़ल कैविटी में, नोज़ में, वो नहीं हो पाती, इस वजह से क्रस्टिंग बन सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन या रिंगल लैक्टेट वो हम इंस्टेल करते हैं, डालते हैं, जिसकी वजह से वो या एसिटाइलसिस्टीन भी म्यूकोलेटिक एजेंट के तौर पे हम अंदर डाल सकते हैं ताकि क्रस्टिंग ना बने। और केयर कैसे करते हैं, हमें इनर जो कैनुला होता है ट्यूब का वो हमें उसको रिमूव और क्लीन करना चाहिए, लेकिन जो बाहर वाला है उसको हम 3 से 4 दिन तक नहीं छेड़ते ताकि क्योंकि हमने वो पाथवे
कंटिन्यू रखना होता है ना, तो इसलिए हम उसको नहीं छेड़ते और इनर वाले को हम वॉश कर लेते हैं या क्लीन कर लेते हैं। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद हम बाहर वाली ट्यूब को भी रिमूव और क्लीन डेली करते हैं। तो ये इसकी केयर है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब की। डीकैनुलेशन कि जब हमने ट्रेकियोस्टमी ट्यूब हमें मतलब ज़्यादा अरसे के लिए नहीं लगानी चाहिए, जब तक ज़रूरत है तब तक लगाएं। और ये हम चेक करते हैं कि जब हमने एक दफ़ा ट्रेकियोस्टमी ट्यूब निकालना है तो 24 घंटे के लिए हमने उसको ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब उसको बंद नहीं करना और देखना है कि टॉलरेट पेशेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन अगर कर रहा है तो फिर हम टेप लगा देते हैं और फिर खुद ही वो हील कर जाता है। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या हैं? इसमें इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है, इंटरमीडिएट हैं और लेट कॉम्प्लिकेशन। ये ऐसे क्यों आया हुआ है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इमीडिएट में जो ऑपरेशन के टाइम पे हो क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है, एपनिया हो सकता है, न्यूमोथोरिक्स ड्यू टू इंजरी टू एपिकल प्लूरा, इंजरी टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हो सकता है, एस्पायरेशन ऑफ ब्लड और इंजरी टू इसोफेगस। तो ये इसके इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं। इंटरमीडिएट में हमारे पास ब्लीडिंग रिएक्शनरी या सेकेंडरी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है ट्यूब, सबकुटेनियस एम्फाइसीमा, ट्रेकियाइटिस और ट्रेकियोब्रोंकाइटिस हो सकता है, और एटिलेक्टेटिस और लंग एब्सेस या लोकल वुंड इन्फेक्शन एंड ग्रेनुलेशन बन सकती हैं। लेट में हमारे पास हफ्तों या महीनों के लिए लगे रहे तो तब आती हैं। और जो इंटरमीडिएट है वो फ्यू आवर्स या डेज तक होती हैं। तो लेट में हमारे पास हेमरेज हो सकता है, काफ़ी अर्से तक रहे तो लेरेंजियल स्टेनोसिस हो सकता है, ट्रेकियल स्टेनोसिस भी हो सकता है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है, प्रॉब्लम्स ऑफ डीकैनुलेशन हो सकती है, परसिस्टेंट ट्रेकियोकुटेनियस फिस्टुला और प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेकियोस्टमी स्कार, क्रोजन ऑफ ट्रेकियोस्टमी हो सकती है। प्रोसीजर इसके लिए हम अलावा क्या कर सकते हैं ट्रेकियोस्टमी के अलावा? तो जब हमें टाइम ना हो या हमें कोई करना पड़ जाए कोई प्रोसीजर, तो कौन कौन से करते हैं? जा थ्रस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम वो हेड को पकड़कर मैंडिबल से फिर पहले ऊपर और फिर आगे को ऐसे धक्का सा देते हैं, थोड़ा सा ना पुश करते हैं, जा थ्रस्ट कहते हैं। ओरोफ्रेंजियल एयरवे, नेसोफ्रेंजियल एयरवे या जिसको ट्रम्पेट भी कहते हैं, लेरेंजियल मास्क एयरवे जिसकी डायग्राम भी इधर बनी हुई है, और ट्रांस ट्रेकियल जेट वेंटिलेशन ये भी कर सकते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन कर सकते हैं। ये तो आपको पता है एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर मोस्ट रैपिड मेथड है वैसे कि अगर टाइम थोड़ा है तो हम ये एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। फिर हम क्रिकोथायरॉटमी या लेरिंगोटमी या मिनी ट्रेकियोस्टमी, जिसमें हम क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के थ्रू ओपनिंग करते हैं और उसमें हम ये मिनी ट्रेकियोस्टमी ये है कि हाईली क्विक प्रोसीजर जिसमें हम ज़्यादा कुछ चीज़ें की रिक्वायर नहीं होती, तो हम क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के थ्रू ओपनिंग कर देते हैं और इसमें हम ट्रांसफर इंसिजन देते हैं फिर, और स्मॉल ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं या इंसर्टिंग द हैंडल ऑफ नाइफ एंड टर्निंग इट एट राइट एंगल ऑफ इफ ट्यूब इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये सादा सा ऐसा प्रोसीजर है जो हम क्विकली कर सकते हैं। मिनी ट्रेकियोस्टमी इज़ एन एमरजेंसी प्रोसीजर टू बाय टाइम टू अलाउ पेशेंट टू बी कैरिड टू ऑपरेशन थिएटर। आगे इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी जो हम इमरजेंसी में करते हैं जब जो उसका प्रोसीजर तकरीबन सेम ही होता है। परकुटेनियस डायलेटेशनल ट्रेकियोस्टमी, परकुटेनियस मतलब जैसे स्किन से या परकुटेनियस टिश्यू से रिलेटेड है। दिस टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टमी इज डन इन आईसीयू वेयर पेशेंट इज ऑलरेडी इंट्यूबेटेड एंड बीइंग मॉनिटर। तो आईसीयू में हम ये करते हैं। इसमें ये होता है कि फ़ायदा क्या होता है कि इसका हमें ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं होता ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए, या ऑपरेशन थिएटर के जो एक्सपेंसेस हैं उसका मसला नहीं होता, या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वहाँ पे जो ओटी में होते हैं उससे हम बचा लेते हैं। लेकिन ये ओबीस नेक मैसेज, ओबीस पर्सन या नेक मैस जिसको या डिफ़िकल्ट टू इंट्यूबेट, डिफ़िकल्ट टू एक्सटेंड नेक को, उसमें हम अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था कि डिसेबिलिटीज़ ऑफ पेशेंट हैविंग ट्रेकियोस्टमी, कि एक बंदे की ट्रेकियोस्टमी हुई है तो उसको कौन कौन सी
डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले वो कांट स्पीक प्रॉपरली, वो सही तरह से बोल नहीं सकता। कांट ईट, खाने में मुश्किल होगी, मतलब खा नहीं सकता बिल्कुल। और नीड टू बी सक्शन, उसकी सक्शन ज़रूरी है, करते रहना है। और नीड टू बी मोनीटर, उसकी मोनीटरिंग लाजमी है। ये 4 स्टेप्स हैं जो डिसेबिलिटीज़ उसके होते हैं। आगे क्वेश्चन था कि अदर प्रोसीजर्स आफ्टर सिक्योरिंग एयरवे। अब हमने एक पेशेंट आया, उसके हमने एयरवे को सिक्योर कर लिया, तो आगे हमने क्या क्या कर सकते हैं? रेडियोथेरेपी करा सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, कंबाइंड या रेडियोथेरेपी सर्जरी दोनों, या एंडोस्कोपिक कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एक्सीजन कर सकते हैं, या ऑर्गन प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ये मतलब कोई भी कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा या कुछ भी होगा जिसके वजह से हमने एयरवे तो मेंटेन कर लिया है, लेकिन उसके आगे क्या कर सकते हैं, ये वो वाले स्टेप्स थे। ये हमारे पास ट्रेकियोस्टमी कंप्लीट होता है। आगे एक छोटा सा है कि लेरेंजेक्टमी क्या है। अब लैरिंग्स की जो सर्जरी है वो 2 तरह, कंजर्वेशन लेरेंजियल सर्जरी और टोटल लेरेंजेक्टमी है। जो कंजर्वेशन में इसमें क्या है कि जो टोटल लेरेंजेक्टमी होता है उसमें हम टोटल लेरिंग्स इंक्लूडिंग हाइड बोन, प्री एपिग्लोटिक स्पेस, स्ट्रैप मसल एंड 1 और मोर ऑफ द रिंग ऑफ ट्रेकिया, वो हम रिमूव कर देते हैं। तो इसमें टोटल लेरेंजेक्टमी मे बी कंबाइंड विद ब्लॉक डिसेक्शन फॉर नोडल मेटास्टेसिस। ये क्योंकि इसके ना लेरेंजियल कैंसर के लिए हम करते हैं टोटल लेरेंजेक्टमी। कब कब करते हैं? अगर T3 लीजन हो, लेकिन जो T3 लीजन हो वो कॉर्ड विद फिक्स कॉर्ड के साथ, ऑल T4 लीजन्स, इन्वेजन ऑफ थायराइड और क्रीकॉइड कार्टिलेज, बायलैटरल एरिटेनॉइड कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट, लीजन ऑफ पोस्टीरियर कमीशर, फेलियर आफ्टर रेडियोथेरेपी और कंजर्वेशन सर्जरी, या ट्रांसग्लोटिक कैंसर। और ये लेकिन ये टोटल लेरेंजेक्टमी कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो ये क्वेश्चन इसका ऐसे होता है कि टोटल लेरेंजेक्टमी क्या है। तो उसमें ये है कि टोटल लेरिंग्स, हाइड बोन, प्री एपिग्लोटिक स्पेस और स्टेम मसल और 1 ऑफ मोर ऑफ ट्रेकियल रिंग्स, वो हम रिमूव करते हैं। और इसकी इंडिकेशन याद रखना है। कंजर्वेशन लेरेंजियल सर्जरी क्या है कि इसमें हम जो मतलब जिस तरह सेप्टोप्लास्टी था ना और SMR, इसमें यही है लेरेंजेक्टमी, मतलब टोटल निकाल देना और इसमें थोड़ा सा बचा लेना, कोशिश करनी। एक्सीजन ऑफ वोकल कॉर्ड, या हम एक्सरसाइज कर लेते हैं जो कंजर्वेशन वाले में, या एक्सीजन ऑफ वोकल कॉर्ड एंड एंटीरियर कमीशर, या एक्सीजन ऑफ सुपराग्लोटिस, जिसको हम पार्शियल हॉरिजॉन्टल लेरेंजेक्टमी भी कहते हैं। तो इसमें इसके साथ हमारे पास सारी टेक्निक्स कंप्लीट होती हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो ट्रेकियोस्टमी से आता है और टॉन्सिलेक्टमी से आता है। बाज़ औक़ात का भी सेप्टोप्लास्टी और SMR से भी आ जाता है। बाकी माइनर्स हैं, तो मैंने कोशिश की है कि सारे आपको मेन पॉइंट्स भी करवा दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।